अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों ने कल वाले काम की प्रैक्टिस भी की होगी लाजमी, क्योंकि जो कि बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। कल हमने देखा था फंक्शंस और ऑपरेटर्स के बारे में। तो एक छोटा सा ओवरव्यू है कि फंक्शंस कौन कौन से हैं और ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं। फंक्शंस हमने देखे थे पैरामीटराइज, सिंपल, एरो, रिटर्न फंक्शन। और ऑपरेटर्स में हम अगर बात करें तो लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है, नल अवेयर ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर्स जिनको रिलेशनल ऑपरेटर भी बोला जाता है, टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है, ये वाले हमने ऑपरेटर देखे थे। तो आज हम अपने फंक्शंस की थोड़ी सी मज़ीद जो है डेफिनेशंस करते हैं। जैसे कि हमारे पास एक फंक्शन आते हैं, ये अगर टॉप पे आप देखें तो पोजिशनल ऑप्शनल पैरामीटर फंक्शंस, ठीक है, ये फंक्शंस की एक टाइप हैं। तो हम इसको देखते हैं कि ये कौन सी टाइप है। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि पोजिशनल है लेकिन ऑप्शनल भी है, ठीक है, कि हम इसको एज ए पैरामीटर पास करेंगे और ज़ाहिर सी बात है पैरामीटर लिखा हुआ है तो ये पैरामीटर ही पास करेंगे फंक्शंस के अंदर, लेकिन ऑप्शनल होंगे, ठीक है। मैं एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ, वॉइड, मैं लिखता हूँ शो इन्फो। ये एक फंक्शन मैंने क्रिएट किया है और मैं इसमें कहता हूँ कि भाई एक होगा स्ट्रिंग नेम, और मैं कॉमा लगा के दूसरा जब पैरामीटर पास करूँगा तो इसको मैं करूँगा स्क्वायर ब्रेसिस में, ठीक है। मैं लिखता हूँ इंट एज। अब मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था क्वेश्चन मार्क मैंने क्यों लगाया, कि मैं इस वेरिएबल को लेट इनिशियलाइज़ करना चाहता हूँ, मैं इसको फ़ौरन इनिशियलाइज़ नहीं करूँगा, ठीक है। तो अभी मैं करता हूँ प्रिंट। प्रिंट में हम दे देते हैं इसको नेम और डॉलर नेम, ठीक है। डॉलर नेम मैंने क्यों यूज़ किया है कि जब हम किसी वेरिएबल को एक्सेस करते हैं स्ट्रिंग वैल्यू के अंदर, तो हम लोग जो है डॉलर साइन यूज़ करते हैं उसके साथ, ठीक है। ये आप लोगों ने याद रखना है कि जब भी किसी वेरिएबल को हम लोग यूज़ करेंगे स्ट्रिंग वैल्यूज़ के अंदर, तो हम उसके साथ डॉलर साइन यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अब ये देखें कि मैंने इसको नेम को प्रिंट करवा लिया है और मैं एक और यूज़ करता हूँ कि एक छोटी सी कंडीशन लगाता हूँ। कंडीशन के बगैर हम कर लेते हैं प्रिंट, क्योंकि कंडीशन तो अभी हम देखेंगे। एज डॉलर एज, और मैं इस फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ शो इन्फो। अब ये देखेंगे मुझे सिर्फ और सिर्फ नेम ही शो करवा रहा है कि भाई इधर सिर्फ नेम लिखो आप, एज नहीं। एज एक जो है वो ऑप्शनल पैरामीटर है, लेकिन जो नेम है वो कंपलसरी पैरामीटर है, ठीक है। तो मैं इधर स्ट्रिंग में है तो मैं पास करता हूँ उमेर। अब मैं इसी फंक्शन को दोबारा से यूज़ करता हूँ और नेम में लिखता हूँ उमेर अरशद, और एज में पास कर देता हूँ 25, ठीक है। अब ये देखिए मुझे कोई एरर तो नहीं आया, मैंने जब दोनों पैरामीटर्स के आर्ग्यूमेंट पास किए हैं या जब मैंने एक आर्ग्यूमेंट पास किया तो मुझे कोई एरर नहीं आया, ठीक है। तो मैं इसको रन करता हूँ। ये देखें सबसे पहले यहाँ पे मुझे नल आ रहे हैं दोनों, ठीक है, क्योंकि हमारे पास उस वक्त वैल्यू नहीं थी। नेम की वैल्यू हमें मिल जाएगी यहाँ से, लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमने उसको एज की वैल्यू नहीं दी तो इस वजह से एज नल आएगी, ठीक है। एक बार जब उसको कॉल करेंगे, जब दूसरी बार उसको कॉल किया नेम और एज को, तो हमारे पास नेम भी मौजूद है, एज भी मौजूद है। अगर मैं इसको नेम को रिमूव करूं, लेकिन क्योंकि मैं वो नहीं कर सकता क्योंकि ये कंपलसरी पैरामीटर है, तो मैं सिर्फ क्या कर सकता हूँ, एज को जो है वो ऑप्शनल में डाला हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ऑप्शनल पैरामीटर यूज़ करते हैं, एक को कॉल कर लें दूसरे की चाहे ना कॉल करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये हमारा क्या है, ऑप्शनल पोजिशनल पैरामीटर है या पोजिशनल ऑप्शनल पैरामीटर, ठीक है। सेकंड वन पे आते हैं, नेम्ड ऑप्शनल पैरामीटर, ठीक है। नेम्ड ऑप्शनल पैरामीटर क्या है कि अगर मैं एक वॉइड फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ शो प्रोफाइल, ये एक फंक्शन क्रिएट किया है मैंने शो प्रोफाइल के नाम से। अब मैं इसके अंदर लगाऊंगा कर्ली ब्रेसिस, ठीक है। कर्ली ब्रेसिस लगा के मैं इसको लिखता हूँ स्ट्रिंग नेम और कॉमा लगाकर इंट एज। तो मैं यहाँ पे वो सेम उसी तरीके से लिखता हूँ प्रिंट, सॉरी स्ट्रिंग आएगा नेम डॉलर नेम, प्रिंट एज डॉलर एज, ठीक है। तो अब यहाँ पे स्पेलिंग की छोटी सी मिस्टेक है हमारी, कोई इशू नहीं है, मैं इस वाले को कमेंट कर दूंगा ताकि हमारा ऊपर वाला फंक्शन ना कॉल हो, सिर्फ नीचे वाला जो फंक्शन है वही कॉल होगा। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अपना फंक्शन कॉल करता हूँ
फंक्शन का नाम है जी शो प्रोफाइल। ठीक है, अब इसमें क्या है कि दोनों पैरामीटर ऑप्शनल ही हैं मेरे। ठीक है, मैं चाहे कॉल करूं चाहे ना करूं, लेकिन ये नेम्ड जो हैं वो ऑप्शनल पैरामीटर हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि मैंने यहाँ पे अगर नेम को एक्सेस करना है, कि मैं यहाँ पे अगर फर्स्ट करंट 12 लिख रहा हूँ तो ये मुझे एरर आ रहा है, हालांकि पैरामीटर तो दिया हुआ है तो आर्गुमेंट तो पास होगा। लेकिन अगर मैंने पैरामीटर में आर्गुमेंट अब पास करना है तो मैं इस तरह से पास करूँगा कि मैंने एज कौन सी, मतलब पैरामीटर आर्गुमेंट जो वैल्यू देनी है वो किस पैरामीटर की है वो मैंने उसको बताना पड़ेगा। पहले हम नहीं थे बताते, लेकिन अब हमें उसको बताना पड़ेगा कि हमने कौन सी वैल्यू किसको देनी है। पहले वो हमेशा स्टार्ट पे पहले फर्स्ट वन इंडेक्स बेस पे ले चले कि अगर पहली वैल्यू है तो पहला पैरामीटर कॉल हो रहा है, अगर दूसरी वैल्यू आर्गुमेंट पास है तो दूसरा पैरामीटर कॉल हो रहा है। लेकिन यहाँ पे हमें क्या बताना पड़ेगा, उसकी वैल्यू सॉरी उसकी जो है उसका नेम बताना पड़ेगा कि कौन सा वेरिएबल कॉल किया हमने। ठीक है, ये चीज़ है। तो अभी अगर मैं इसको रन कर लेता हूँ तो ये देखिए नेम और एज मुझे मिल रही है कि मैंने क्या किया, नेम पास किया चाहे पहले, हालांकि यहाँ पे मैंने बाद में कॉल पहले कॉल किया और यहाँ पे बाद में, लेकिन उसने क्या किया, नेम के सामने नेम ही पास किया है क्योंकि हमने नेम को नेम की वैल्यू पास की है और एज को एज की वैल्यू। ठीक है, ये होता है नेम्ड ऑप्शनल पैरामीटर, जिसमें हम बाय उनके नेम से उसको कॉल करते हैं फंक्शन को। ठीक है, ये हमारी दूसरी टाइप हो गई। अब अगर मैं बात करूँ डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ की, तो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ क्या होती हैं कि हम लोग जब वेरिएबल सॉरी फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें हम एज ए पैरामीटर वेरिएबल बना रहे हैं। ठीक है, तो पैरामीटर बनाते ही उसकी वैल्यूज़ को साइन कर दी जाए तो वो होंगे हमारे डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ फंक्शंस। एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल में मैं लिखता हूँ वॉइड वेलकम। ठीक है, वेलकम, ये सिंपल फंक्शन, स्ट्रिंग नेम, ये मैंने एक सैम्पल फंक्शन बनाया और एक पैरामीटर पास किया। अब मैं क्या करता हूँ, स्ट्रिंग सिटी, गुजरांवाला। ठीक है, क्योंकि मैं गुजरांवाला से बिलोंग करता हूँ तो मैं यहाँ पे गुजरांवाला लिख देता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेलकम। अब यहाँ पे क्या है कि मैंने जो वेरिएबल सिटी क्रिएट किया है उसको मैंने वैल्यू भी साइन कर दी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको वैल्यू साइन हो गई है, मतलब क्या है कि सिटी जब मैं कॉल करूँगा तो इसको मुझे वैल्यू मिल जाएगी सिटी। ये देख, लेकिन हम लोग ये चीज़ यहाँ पे नहीं करेंगे, यहाँ पे करेंगे और यहाँ पे करेंगे प्रिंट स्टेटमेंट, प्रिंट सिटी। और यहाँ पे मैं सिर्फ फंक्शन को मैंने कॉल करना है तो ये मुझसे नेम मांग रहा है। ठीक है, तो मैं नेम, क्योंकि वो एक कंपल्सरी पैरामीटर है तो मैं उसको दे देता हूँ नेम उमेर। लेकिन उसने सिर्फ मुझे गुजरांवाला ही दिया है क्योंकि वैल्यू उसके पास गुजरांवाला की है। और प्रिंट भी हमने क्या किया है, सिर्फ सिटी की है, हमने सिटी की वैल्यू यहाँ पे तो नहीं साइन की, वो तो हम उसको पहले ही दे चुके हैं जब हमने उसको बनाया है। ठीक है, तो मतलब कि जब हम एक वेरिएबल को इनिशियलाइज कर देते हैं तो फिर जो है, मतलब अगर फंक्शन की बात करें तो यहाँ पे हमने उसको क्या किया, इनिशियलाइज भी कर दिया है और डिक्लेयर भी कर दिया साथ साथ ही। तो जब हम उसको कॉल करेंगे फंक्शन को तो तब हमें उसको इनिशियलाइज करना नहीं पड़ेगा वेरिएबल को, वैल्यू उसके पास पहले से मौजूद होगी और वही शो हो जाएगी। ये हमारे डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ फंक्शंस होते हैं जिसमें हम पहले से एक वैल्यू दे देते हैं। हाँ, लेकिन अगर मैं अभी बात करूँ कि मैं इसको लिखता हूँ लाहौर, अब मैं कॉल करता हूँ तो ये देखें इसने क्या किया है, मेरी पहले से मौजूद वैल्यू को ओवरराइड करवा दिया। ठीक है, ये चीज़ होती है ओवरराइडिंग मेथड, कि हम अगर एक वेरिएबल की वैल्यू या किसी भी चीज़ की वैल्यू हमारे पास पहले से मौजूद है तो हम उसकी वैल्यू को ओवरराइड करवा दें। जैसे मेरे पास गुजरांवाला मौजूद था तो मैंने लाहौर से ओवरराइड करवा दिया। ठीक है, तो प्रिंट में मुझे क्या मिला है, लाहौर मिला है। तो ये चीज़ है, इसको हम ओवरलोडिंग कहते हैं, सॉरी ओवरराइडिंग। मैं लिख देता हूँ, एक ओवरलोडिंग भी कंसेप्ट है। लेकिन यहाँ पे जो हम ले रहे हैं वो है ओवर राइडिंग। ठीक है, हमारा जो कॉन्सेप्ट है फ़िलहाल के लिए हम ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट ले रहे हैं, जिसमें हम पहले से मौजूद वैल्यू को ओवरराइड करवा रहे हैं किसी दूसरी वैल्यू से जब उसको कॉल किया।
तो अभी मैं एक कर देता हूँ, जैसे कि ये है विद नेम्ड पैरामीटर। नेक्स्ट पे चलते हैं तो उसकी आपको समझ आ गई होगी कि हम उसकी वैल्यू एक वेरिएबल को साइन कर देते हैं और जब कॉल करते हैं तो वैल्यू देने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हमने उसको ऑप्शनल बनाया हुआ है। लेकिन अगर आपने ऑप्शनल नहीं बनाया तो फिर आपको लाजमी पास करनी पड़ती है, ठीक है। लेकिन उसके पास पहले से मौजूद भी है तो वो ओवरराइड कर देगा वैल्यू को। अब अगर बारी आए विद नेम्ड पैरामीटर की, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एग्जांपल के लिए void login। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं string name इज इक्वल टू गेस्ट। अच्छा, अब यहाँ पे मुझे वो एरर दे रहा है कि भाई आपने जो है वेलकम के स्पेलिंग गलत हो गए, ठीक है। एरर वो मुझे ये दे रहा है कि भाई यहाँ पे जो है ना कन्वर्ट टू ब्लॉक बॉडी कुछ इस तरह से। लेकिन अगर मैं साथ में देखूँ तो वो मुझे कह रहा है कि भाई ये जो कर्ली ब्रेसेस है ना, ये आप मिस कर चुके हो। तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ एक यहाँ पे और ये एक यहाँ पे, क्योंकि हमने ये नेम्ड पैरामीटर बनाना है। तो इसको मैं कॉल करता हूँ, फंक्शन का नाम है लॉगिन, ठीक है। ये चीज़ एल कैपिटल आ जाएगा। इसको रन करते हैं। ये देखें वेलकम, मुझे वैल्यू मिल रही है वेलकम, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको दूसरी तरह प्रिंट करूं एज ए पैरामीटर के तौर पे लॉगिन, मतलब कि आर्गुमेंट पास करके, तो मैं लिखता हूं, मैंने लिखा है नेम और नेम में मैं लिख देता हूं मेहर अरशद, लास्ट पे सेमीकोलन। रन करते हैं तो ये देखें उसने मुझे क्या किया है, वेलकम ही प्रिंट करके दिया है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो वैल्यू उसकी ओवरराइड नहीं हो रही, ठीक है। हम सिर्फ उसकी वैल्यू ले रहे हैं, लेकिन क्या है कि वो उसकी वैल्यू ओवरराइड नहीं हो रही। तो ये बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। तो उसने हमें क्या प्रिंट हमेशा देना है, वेलकम। या फिर अगर मैं यहाँ पे करूँ कि, क्योंकि हम ये स्टैटिक वैल्यू उसको दे रहे थे प्रिंट स्टेटमेंट में, तो मैं यहाँ पे वैसे वेरिएबल की वैल्यू को यूज़ कर लेता हूँ नेम में। तो पहले नेम के पास वैल्यू मौजूद है गेस्ट की, अभी मैंने उसको वैल्यू दे दी है उमैर अरशद की। तो हम देखते हैं क्या आउटपुट आती है, देखें उमैर अरशद, ठीक है। ये चीज़ है कि जब हम उसकी वैल्यू को ओवरराइड करवा रहे हैं तो अब इस तरह से वो उमैर अरशद दे देगा, ठीक है। ये था विद नेम्ड पैरामीटर, ठीक है। नेम्ड पैरामीटर हमने उसको दिया फंक्शन को और ऑप्शनल में रखा है उसको, ठीक है। ऑप्शनल भी कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं, दोनों तरीक़ों से। अब अगर सिंपल अगर कॉल करता तो ये देखें उसने मुझे क्या दिया, गेस्ट दिया, क्योंकि ओवरराइड तो करवा ही नहीं थे रहे, सिंपल में ऑप्शनल पैरामीटर है। तो जब हमने उसको पैरामीटर में एज ए आर्ग्यूमेंट पास की है कोई वैल्यू, तो उसने क्या किया, वैल्यू को ओवरराइड करवा दिया है, सिंपल सा है, ठीक है। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं कि एनोनिमस फंक्शंस, ये बहुत ही मशहूर फंक्शंस हैं, वाइवा के अकॉर्डिंग भी इसमें से क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द एनोनिमस फंक्शंस, और या फिर लैम्बडा फंक्शंस कौन से होते हैं। तो अगर फंक्शन जो ये फंक्शंस हैं, ये फंक्शन मतलब दीज आर द फंक्शंस विदाउट एनी नेम, इनका इन फंक्शंस का कोई नाम नहीं होता, ठीक है। और ये यूजली मोस्टली जो यूज्ड होते हैं वो लिस्ट या कॉल बैक्स के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो कॉल बैक में मतलब मैं अगर रिटर्न टाइप कह सकता हूँ कि रिटर्न के लिए कुछ मैं ले लूँगा, या अगर मैं कुछ लिस्ट वगैरह का वर्किंग कर रहा हूँ तो मैं उसके साथ यूज़ कर लूँगा। एक छोटी सी एग्जांपल देखते हैं कि मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ वेयर सम, और इसको मैं कर देता हूँ एक फंक्शन में चेंज, जैसे कि इंट ए कॉमा इंट बी, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ ये, और मैं इसको कर देता हूँ रिटर्न ए प्लस बी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे मैं कोई वैल्यू उसको नहीं दे रहा, ठीक है, लेकिन मैं उससे हर वैल्यू यूज़ करवाऊँगा। कैसे करते हैं वो देखते हैं। सॉरी, यहाँ पे स्पेस आएगी, ठीक है। अब वो उसने एक्सेस कर लिया, ठीक है। अब इस फंक्शन को मैं
प्रिंट सम कर देता हूँ और इसको रन करता हूँ। ये देखें, क्लोजर इंट इंट इंट, ठीक है। लेकिन अब ये क्या है कि मैंने इधर पैरामीटर दिए हुए हैं, तो ये तो एक तरह से मुझे एरर आ रहा है ना। तो मैं इसको क्या करता हूँ कि अब मैं इसको आर्गुमेंट पास करता हूँ और दोनों ही इंट टाइप के हैं, तो कोमा सेपरेट करके इंटीजर टाइप के दो वेरिएबल उसको साइन कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये देखें मुझे क्या मिल रहा है 66। तो मैंने वैल्यू क्या दी थी 56 प्लस 10, तो इसने मुझे दे दिया 66। तो देखें बिल्कुल ओके है हमारा आंसर, ठीक है। ये होते हैं एनोनिमस फंक्शन जिसमें कोई के नाम नहीं होता। अब इस फंक्शन का कोई नाम नहीं है, ये एक तरह से कोई वेरिएबल हमने लिया था जिसको हमने एज ए फंक्शन कंसिडर करवाया है, ठीक है। तो ये चीज़ है कि इसमें किसी फंक्शन का नाम नहीं होता और ये मोस्टली लिस्ट या जो हमारे कॉल बैक्स हैं जैसे कि रिटर्न टाइप्स हैं इनके साथ वर्किंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, आप लोगों ने इन सब फंक्शंस को ज़हन में रखना है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे आती हैं हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट्स। दोनों इनको स्विच केसेस को भी कह सकते हैं आप, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, ठीक है। कंडीशनल स्टेटमेंट्स, तो अगर मैं बात करूं इफ़ एल्स की, तो इफ़ एल्स का जो सिंटैक्स है ये है क्या और ये क्या चीज़ है कि अगर मेरे पास फ़र्ज़ करें कि 10 रुपये हैं, तो मैं एक काम करता हूं कि मैं चेक करना चाह रहा हूं कि क्या वाकई मेरे पास 10 रुपये हैं या नहीं है, ठीक है। तो मैं उसके लिए इफ़ एल्स कंडीशन यूज़ करूँगा कि भाई या तो होंगे 10 रुपये या नहीं होंगे, दो ही सूरतें होंगी, ठीक है। या तो 10 रुपये होंगे या नहीं होंगे, तो ये इस काम के लिए जो है ना हम इफ़ एल्स कंडीशन यूज़ करते हैं। हाँ, अगर इसमें ये भी हो सकता है कि मेरे पास 10 से कम है, 8 रुपये हैं, 5 रुपये हैं, तो उस तरह की भी हम कंडीशन लगा लेते हैं। फिर उसके लिए हमारे पास यूज़ होता है एल्स इफ़, ठीक है। मैं लिख लेता हूँ एल्स इफ़, एल्स इफ़ यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो वो भी इसी के अंदर होता है। हम देखते हैं इसका छोटा सा कॉन्सेप्ट कि अगर फ़र्ज़ करें कि जैसे मैंने बताया कि अगर मेरे पास रुपीज़ हैं, कितने रुपीज़ हैं 50, तो मैं क्या चेक करना चाह रहा हूँ कि मेरे पास 50 हैं या कितने रुपीज़ हैं, कहाँ तक हैं, इसकी एक रेंज बना लेते हैं। तो मैं इसको लिखता हूँ इफ़ आर एस इक्वल इक्वल 50, ठीक है। अब मैंने जब आपको ऑपरेटर्स पढ़ाए थे तो मैंने बताया था कि दो, अगर सिंगल इक्वल है तो वो एक असाइनमेंट ऑपरेटर है, डबल इक्वल जो है वो इक्वल ऑपरेटर है। सिंगल असाइनमेंट ऑपरेटर कहा जाता है ये जो है, मैं लिख लेता हूँ। और जो डबल इक्वल है वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इक्वल ऑपरेटर। अब है क्या कि असाइनमेंट ऑपरेटर तो एक वैल्यू साइन करने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे हम वेरिएबल की वैल्यू को साइन करते हैं किसी को, या कोई लिस्ट में वैल्यू साइन करते हैं, ठीक है। तो इक्वल ऑपरेटर क्या है कि दोनों की वैल्यूज़ को इक्वली चेक करेगा, ठीक है, कि ये दोनों इक्वल हैं या नहीं है। अब यहाँ पे मैंने लिखा है एक आर एस और एक ये 50। अब ये यहाँ पे ये दोनों डिफरेंट है, मतलब आर एस तो यहाँ से ऊपर से आएगा और 50 जो है ये एक रैंडम नंबर है। मैं यहाँ पे 60 भी लिख सकता था, 70 भी लिख सकता था, ठीक है। तो हम इसी को लेके चलते हैं 60 को। तो मैं लिखता हूँ कि प्रिंट आर एस इज़ इक्वल टू 50। अब यहाँ पे मुझे एल्स चाहिए, तो मैं यहाँ पे ई लिखूँगा, तो ये देखें एल्स आ गया। तो उसके साथ जो है कर्ली ब्रेसेस लगेंगी और मैं लिख देता हूँ प्रिंट आर एस इज़ नॉट इक्वल टू 50, सिंपल सा सेमीकोलन आ जाएगा। इसको रन करता हूँ, दो ही कंडीशन है और उसमें से एक चलेगी ए आर एस इज़ नॉट इक्वल टू 50। और जाहिर सी बात है मेरा तो आर एस की वैल्यू क्या है 50 है, लेकिन मैं कंडीशन क्या लगा रहा हूँ 60। तो मुझे यहाँ पे फिर 60 ही करना पड़ेगा जो कंडीशन से अकॉर्डिंग है। तो अब ये क्या है कि 60 से इक्वल नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एक छोटी सी कंडीशन चेंज करता हूँ, जो आर एस है वो लेस देन है, इक्वल है किसके, इक्वल है 60 के, लेकिन लेस देन भी हो सकता है। तो ये देखें आर एस इज़ इक्वल टू 60, ठीक है। इस तरह से हम कंडीशन चेंज करते हैं। अब फ़र्ज़ करें कि मैं ऐसे कहता हूँ कि भाई मेरे पास जो रुपीज़ हैं वो हैं 60, मैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं लगाता हूँ एल सी। अब एल सिफ के साथ दोबारा क्योंकि इफ़ लगा है तो फिर से दोबारा से कंडीशन लगती है कि आर एस
लेस देन इक्वल टू 45 कह देता हूँ, ठीक है। प्रिंट आर एस इज इक्वल टू 45, ठीक है। इसको रन करता हूँ तो ये देखें आर एस इज इक्वल टू 60। मतलब क्या है कि यहाँ पे मैं उसे कह रहा हूँ कि आर एस जो है वो लेस देन यहाँ इक्वल है किससे, 50 से। और मैं इसको कह रहा हूँ कि अगर आर एस है लेस देन ग्रे इक्वल टू 45 के, यहाँ पे एल स्टेटमेंट। अब ये पहली कंडीशन जब इसकी चल गई कि आर एस जो है वो 60 से कम है, तो फिर उसने यही चलानी है, फिर उसने नेक्स्ट जाना ही नहीं है, ठीक है। उसने ये चला के ब्रेक कर देना है, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको कह देता हूँ इक्वल 60, क्योंकि अब 60 के इक्वल तो नहीं है, 60 से कम है। अब ये देखें आर एस इज़ नॉट इक्वल टू 60। उसने ये थर्ड वन कंडीशन चलाई है एल्स वाली, या तो ये ट्रू या ये ट्रू या फिर लास्ट वाली कोई एक कंडीशन ट्रू होगी। इसमें मल्टीपल कंडीशन ट्रू नहीं होती, ठीक है। कोई एक कंडीशन ट्रू होगी जो कि रन होगी हमारी। तो अब अगर मैं इसको कहता हूँ 45 और इधर भी कहता हूँ आर एस इज लेस देन इक्वल टू 45, मैं इधर 30 कह देता हूँ, इधर 60 ही रख लेते हैं जो था हमारा। अब ये देखें आर एस इज इक्वल टू 45, यहाँ पे कंडीशन 60 की है, यहाँ पे 45 की है, और जाहिर सी बात है हमने उसकी वैल्यू चेंज की है 30। तो जो 30 है वो लेस देन इक्वल टू है किसके, 45 के, ठीक है। इस तरह से हम जो है इफ़ एल्स कंडीशंस को यूज़ करते हैं। सिंपल है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। कंडीशंस लगाते हैं, वो हमने जो कंडीशनल रिलेशनल ऑपरेटर पढ़े हैं उनको यूज़ किया जाता है और इसमें इम्प्लीमेंट किया जाता है, ठीक है। इसके बाद बारी आती है स्विच केस की। तो अगर मैं स्विच केस की बात करूं तो यहाँ पे हमारे पास एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है कंडीशंस का। जैसे कि मैं चेक करता हूँ इंट डे इक्वल है 3, ठीक है। मेरे पास एक वेरिएबल है डे और उसकी वैल्यू है 3। तो मैं क्या चेक करना चाह रहा हूँ कि क्या वाकई ठीक है। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे हमारे पास अब वर्ड आता है स्विच का। स्विच के साथ लगेगा डे एक वेरिएबल जो कि इंटीजर टाइप का है, ठीक है। उसके बाद लगेंगी करली ब्रेसिस। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हमारे पास होते हैं केसेस, इसका नाम ही है स्विच केस स्टेटमेंट। दोनों जैसे इफ़ एल्स है तो दोनों यूज़ होते हैं, इफ़ भी एल्स भी। स्विच केस में सिर्फ और सिर्फ स्विच या केस, और एक लास्ट पे यूज़ होता है डिफ़ॉल्ट। जैसे उसमें एल्स है, इसमें डिफ़ॉल्ट है। अगर हम केस वर्ड को देखें तो वो एल्स इफ से ज़्यादा जो है ना सिमिलर है, और जो उसमें एल्स वर्ड है इफ़ एल्स में वो डिफ़ॉल्ट से ज़्यादा सिमिलर है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा केस 1। अब ये जो 1 है मैंने लिखा, ये कहाँ से मैच करेगा, ये ऊपर जो डे इंट वेरिएबल है यहाँ से वैल्यू मैच करेगा कि 1 तो नहीं है कहीं। अगर 1 है ना तो प्रिंट करो मंडे, ठीक है। और क्या करो, ब्रेक कर दो। जैसे ही मंडे आ गया ब्रेक। अब उसके बाद क्या है मेरे पास केस 2 है, प्रिंट ट्यूसडे ब्रेक केस 3 प्रिंट वेडनेसडे केस 4, ठीक है। ये सारा कुछ आपने लिख लेना है। तो मैं लिखता हूँ और मैंने जैसे आपको बताया कि यहाँ पे मैं ब्रेक वर्ड लगाना भूल गया हूँ। ब्रेक कि यहाँ पे हमारे पास एक डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट होती है, ठीक है। डिफ़ॉल्ट में वो चीज़ रन होगी जो कि ऊपर किसी भी रो में नहीं है। तो मैं यहाँ पे कह देता हूँ प्रिंट इनवैलिड डे, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे 4 केसेस बनाए हैं और मैं इसको चेक करता हूँ इसकी वैल्यू को। ये देखें यहाँ पे मुझे वेडनेसडे आ रहा है क्योंकि वेडनेसडे किस पे है, 3 पे है। तो मैं इसकी वैल्यू को 1 कर देता हूँ।
तो ये देखें मंडे आ रहा है। अगर मैं इसकी वैल्यू को 5 करता हूँ, क्योंकि मेरे पास 4 तक मौजूद है, 5 तो है ही नहीं, तो ये देखें इनवैलिड डेट, ठीक है। तो ये भी सेम कंडीशन ही चेक कर रहा है कि मेरा केस कौन सा है, और ये केस आपका स्ट्रिंग टाइप का भी हो सकता है, यहाँ पे इंटीजर टाइप का भी हो सकता है, बुलियन टाइप का भी हो सकता है। डाटा टाइप आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आज हमने जो किया है वो थोड़ा सा समराइज़ कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने कुछ फंक्शन देखे हैं, फंक्शंस की मज़ीद टाइप्स, पोजिशनल, नेम्ड पोजिशनल, ठीक है। उसके बाद हमने विद नेम्ड पैरामीटर देखा, ठीक है। तो फिर कुछ हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू पैरामीटर फंक्शन देखे हैं जिसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू जाती है। फिर हमने एनोनिमस फंक्शन देखा है। एनोनिमस फंक्शन वो हैं जिनका कोई नेम नहीं होता और जो कि कोई कॉल बैक या लिस्ट के साथ वर्किंग करते हैं, ठीक है। तो इनको हम लैम्डा फंक्शन भी कहते हैं। फिर उसके बाद हमने देखी है कंडीशनल स्टेटमेंट, जिसके अंदर हमारे पास था इफ़ एल्स और एल्स इफ भी आता है, ठीक है। हमने इसको अच्छे तरीके से देखा है कंडीशंस लगा के। फिर हमने देखा स्विच केस, और वो ये होते क्या हैं, ये केसेस होते हैं जो कि हम लोग अपने कंडीशंस को चेक करने के लिए मदद देते हैं। और ये जो केसेस हैं ये हमारे किसी भी टाइप के हो सकते हैं, स्ट्रिंग टाइप के, इंटीजर टाइप के, ठीक है। तो वो आप लोगों ने इसको देख लेना, प्रैक्टिस कर लेनी है दोनों तरह से। और अगर बूलियन लगा के करनी है तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि जितनी प्रैक्टिस आप लोग करेंगे आप लोगों की ग्रिप उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोगों ने भूलना नहीं है, तो लाजमी प्रैक्टिस कीजिएगा। तो शेयर कीजिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट आने वाली वीडियो आप तक शेयर हो जाए। और लाजमी प्रैक्टिस, फिर से मैं कहूँगा कि प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है, वो लाजमी करें। अल्लाह हाफिज़।